नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में फिर गूंजा भू कानून का मुद्दा। पिछली सरकारों के फैसलों के कारण अटक रहा पेच, मगर धामी सरकार ने दिया कानून को जल्द लागू करने का आश्वासन। राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में जल्द दूर होगी डॉक्टरों की कमी। स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की चिकित्सकों की चयन प्रक्रिया। दूरदराज इलाकों में मरीजों को मिलेगी सहूलियत। गौरीकुंड भूस्खलन घटना के 7वें दिन रेस्क्यू अभियान में टीम को मिली सफलता। 20 लापता लोगों में से 2 शव बरामद। 18 लोगों की खोजबीन अब भी जारी। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर से भू कानून का मुद्दा गरमाता नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले राज्य की जनता ने भू कानून की मांग उठानी शुरू कर दी है, जिस पर भले ही सीएम धामी ने आश्वासन दिया हो, लेकिन पिछली सरकार के फैसले के कारण धामी सरकार इस मुद्दे को लेकर फंसती नजर आ रही है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में फिर उठा भू कानून का मुद्दा। हिमाचल की तर्ज पर भू कानून की मांग। लागू करो। भू कानून पर सीएम धामी ने दिया आश्वासन, लेकिन पिछली सरकार के फैसलों के कारण भू कानून के मुद्दे पर फंसी सरकार। उत्तराखंड में समय समय पर भू कानून को लेकर आंदोलन देखे गए। वहीं एक बार फिर से उत्तराखंड में हिमाचल की तर्ज पर सशक्त भू कानून लागू करने की मांग उठने लगी है। लेकिन इन सबके बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में बनी कमेटी की जो रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई है, उस पर भी सभी की नजरें हैं कि आखिर क्या कुछ बदलाव अब धामी सरकार भू कानून में करने जा रही है। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि पिछली सरकारों द्वारा भू कानून में कब कब किस तरह के बदलाव किए गए। उत्तराखंड में सबसे पहले एनडी तिवारी सरकार में भू कानून बना था। एनडी तिवारी सरकार में बाहरी प्रदेशों के लोगों के लिए नियम बनाया गया था। 500 वर्ग मीटर कृषि योग्य भूमि खरीद सकते थे बाहरी प्रदेश के लोग। उद्योगों के लिए भी एनडी तिवारी सरकार में 12 एकड़ जमीन खरीदने का नियम तय किया गया था। खंडूरी सरकार में फिर जमीन खरीदने को लेकर बदलाव हुआ था। कृषि योग्य जमीन का दायरा 250 वर्ग मीटर किया गया। त्रिवेंद्र सरकार में फिर भू कानून में बड़े बदलाव किए गए। उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों में भी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बदलाव किया गया। 12 एकड़ उद्योगों की जमीन खरीदने को असीमित किया गया। त्रिवेंद्र सरकार में लागू हुए भू कानून को लेकर लोगों में सबसे ज्यादा आक्रोश है। उत्तराखंड में मौजूदा समय में उद्योगों के लिए जहां असीमित जमीन खरीदने का प्रावधान है, तो वहीं कृषि योग्य भूमि पर 250 वर्ग मीटर जमीन बाहरी प्रदेशों के लोग खरीद सकते हैं। शहरी क्षेत्र में जो जमीन कृषि योग्य भूमि के अंतर्गत नहीं आती है, वहां पर भी असीमित जमीन खरीदने का प्रावधान जानकार बताते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उनकी सरकार सशक्त भू कानून को लागू करने को लेकर प्रतिबद्ध है। देखिए, भू कानून और एक सख्त जो है उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार का कानून बने, उसका हमने अभी सोमोटो कैबिनेट में मंत्रिमंडल ने इसको पारित कर दिया है कि हम एक कड़ा कानून यहाँ पर लाने वाले हैं और उसकी हमारी तैयारियां चल रही हैं। पहले से भी जो हमारे मुख्य सचिव थे सुभाष कुमार जी, उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी गठित हुई थी, उस कमेटी की भी रिपोर्ट आ गई है। सभी का अध्ययन करने के बाद हम उत्तराखंड के अंदर सख्त भू कानून की ओर बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बयान पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि एक तरफ जहां सरकार सशक्त भू कानून बनाने की बात कर रही है, तो वहीं धामी सरकार ने उन उद्योगपतियों को राहत देने का काम किया है जिन्होंने जमीन खरीदकर उद्योग नहीं लगाए हैं। कोई अगर आयुर्वेदिक फैक्ट्री खोलने का वादा करके ज़मीन लेता है और उसमें कपड़ों की फैक्ट्री भी खोल देता है, तो कोई उस पर कार्रवाई नहीं बनेगी, कोई उससे ज़मीन वापस नहीं ली जाएगी। तो जिन्होंने उत्तराखंड को दीमक की तरह चाट डाला हो, वो आज प्रतिबद्धता की बात कर रहे हैं कि भू कानून लाने के लिए वो प्रतिबद्ध हैं। वो समान नागरिकता कानून से परे या उससे आगे कुछ देखें तो सही पहले, तब तो उनको दिखाई पड़ेगा कि यहाँ की आम जनता की मांगें क्या हैं और उनकी पीड़ा क्या है। कुल मिलाकर देखें तो जिस तरीके से त्रिवेंद्र सरकार के भू कानून पर सवाल खड़े हो रहे हैं, वहीं वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र रावत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चल रही सरकार पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। ये सरकार अभी 15 दिन पहले एक जो है कानून लेकर आई। इन्होंने कहा कि जो सरकारी जमीन पर कब्जा करेगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति है, उसको 10 साल की सजा होगी।
तो इसका मतलब जिन जिन लोगों ने सरकारी ज़मीन पे मकान बनाए हैं, झोपड़ियाँ बनाई है, घर बनाए हैं, कुछ भी बनाई है, उन लोगों के लिए 10 साल की सज़ा का प्रावधान कर दिया। और यही सरकार, जब हाईकोर्ट का आदेश आया, हाईकोर्ट ने कहा कि इनको खाली करवाओ, इनको डिमोलिश कीजिए, ये 3 साल का अध्यादेश लेकर आई कि इनको खाली नहीं कराना है। पिछली सरकार ने की और धामी सरकार ने उस अध्यादेश को 3 साल और बढ़ा दिया। तो जब आपके पास उन लाखों लोगों की लिस्ट है कि जिन लोगों ने सरकारी ज़मीन पर कब्जा करा हुआ है, तो जब आप उन पर कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे हैं और आप उनको बचाने के लिए अध्यादेश ला रहे हैं? प्रदेश में भू कानून को लेकर कमेटी की रिपोर्ट सरकार के पास पहुंचे काफी समय हो चुका है, लेकिन सरकार उसमें अभी तक आगे नहीं बढ़ पाई है। सीएम धामी भू कानून बनाने को लेकर आश्वासन तो दे रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ त्रिवेंद्र सरकार में लिया गया फैसला मौजूदा धामी सरकार के लिए फांस बनता दिख रहा है, क्योंकि उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट कर उद्योगपतियों को सरकार राज्य में उद्योग लगाने के लिए निमंत्रण देने जा रही है। उसको देखते हुए भू कानून में बदलाव को लेकर सरकार को काफी मंथन करना पड़ रहा है। बहरहाल जनता की जो मांग सशक्त भू कानून को लेकर उठ रही है, उनमें कोई अड़चन जनता की तरफ से फिर से पैदा न की जाए, इसीलिए सरकार को कानून के मसले पर फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ रहा है, ताकि प्रदेश की जनता की मांग भी पूरी हो जाए और प्रदेश में इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट भी कर पाए। उत्तराखंड के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने जब से सूबे की कमान संभाली है, तब से ही भ्रष्टाचारियों पर कहर बनकर टूट रहे हैं। बीते कुछ महीनों में 1 दर्जन से ज्यादा भ्रष्ट अधिकारियों पर ठोस कार्रवाई कर ये संदेश सीएम धामी ने दे दिया है कि राज्य में ऐसे भ्रष्ट अफसरों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सीएम धामी ने लगाया भ्रष्टाचार पर ब्रेक, भ्रष्ट अफसरों पर ठोस कार्रवाई। धामी सरकार में भ्रष्टाचारियों की शामत आई। उत्तराखंड की धामी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर लगातार काम करती दिख रही है। भ्रष्ट अधिकारियों पर सीएम धामी कहर बनकर टूट रहे हैं। सीएम धामी के इस तेवर से भ्रष्टाचार को अंजाम देने वाले लोगों के होश उड़े हैं। भर्तियों में सालों से चल रही धांधली को जहां सीएम धामी ने जड़ से मिटाने का संकल्प लेते हुए देश का सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून लागू किया, तो वहीं सिस्टम में जड़े जमा चुके भ्रष्ट अफसरों पर भी सीएम धामी का कहर जारी है। बीते 1.5 साल में भ्रष्टाचार की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री धामी ने राज्य के सिस्टम को दीमक की तरह धीरे धीरे चट कर रहे ऐसे तमाम अफसरों पर शिकंजा कस दिया है। सीएम धामी ने इसके जरिए स्पष्ट संदेश दिया है कि देवभूमि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के लिए कोई जगह नहीं है। ये सीएम धामी ही हैं जिन्होंने राज्य के इतिहास में पहली बार आईएएस से लेकर आईएफएस और पीसीएस अधिकारियों को सलाखों के पीछे धकेलने में देर नहीं की। बीते कुछ महीनों में ही सीएम धामी 1 दर्जन के करीब अफसरों पर कार्रवाई का चाबुक चला चुके हैं। अब आपको विस्तार से बताते हैं कि अब तक सीएम धामी ने किस भ्रष्ट अफसरों पर कार्रवाई की है। आय से अधिक संपत्ति अर्जित मामले में आईएएस अधिकारी रामविलास यादव पर कार्रवाई की गई। रामविलास को सस्पेंड कर सीधे जेल भेजा गया। आईएफएस जेएस सुहाग और किशन चंद को उनके कारनामों के चलते सस्पेंड किया गया। जांच के बाद किशन चंद को जेल भेजा गया। भ्रष्टाचार के मामले में सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता पर कड़ा एक्शन लिया गया। डीके सिंह और सुरेश पाल को सस्पेंड किया गया। पिटकुल के महाप्रबंधक रहे प्रवीण टंडन को निलंबित किया गया। उद्यान विभाग के निदेशक हरमिंदर बवेशा पर कार्रवाई की गई। कार्रवाई का चाबुक चलाते हुए हरमिंदर बवेशा को सस्पेंड किया गया। बवेशा पर तमाम अनियमितताओं के आरोप थे। अपर निदेशक उद्यान आरके सिंह को भी सस्पेंड किया गया। देहरादून रजिस्ट्रार कार्यालय में जमीनों के दस्तावेजों में हेराफेरी का मामला सामने आया। इस प्रकरण में सब रजिस्ट्रार रामदत्त मिश्रा को निलंबित किया गया। रेलवे स्टेशन पर टैक्स चोरी मामले में 3 अधिकारियों पर कार्रवाई की गई। काम में लापरवाही बरतने पर 3 अधिकारियों को निलंबित किया गया। सहायक आयुक्त कुलदीप सिंह, उपायुक्त यशपाल सिंह, संयुक्त आयुक्त वीपी सिंह को सस्पेंड किया गया। चमोली सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में 16 लोगों की मौत मामले में कार्रवाई की गई। जल संस्थान के अपर सहायक अभियंता हरदेव लाल और ऊर्जा निगम के जूनियर इंजीनियर कुंदन सिंह रावत को सस्पेंड किया गया। ये वो तमाम भ्रष्ट अधिकारी हैं जिन्होंने सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति पर पलीता लगाने का काम किया, लेकिन सीएम धामी ने भी इन भ्रष्ट अफसरों को सबक सिखाने में देरी नहीं की। मुख्यमंत्री धामी का स्पष्ट रूप से कहना है कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के लिए कोई जगह नहीं है। पारदर्शी शासन बनाने के लिए जो भी शिकायतें आ रही हैं, उन पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है।
हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने काठगोदाम के आपदा प्रभावित इलाकों का जायजा लिया और विधायक ने यहां पर देवलडूंगा, नई बस्ती, कलसिया पुल के प्रभावितों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। विधायक ने राज्य सरकार से अपील की है कि प्रभावितों को उचित मुआवजा दिया जाए। सुमित हृदयेश ने सरकार से यहां पर मंत्रियों को नसीहत देते हुए कहा कि हवाई सर्वे से ज्यादा अच्छा होता कि मंत्री प्रभावितों से मौके पर मुलाकात करते। उन्होंने कहा कि 5,000 रुपए की सहायता राशि देकर मजाक उड़ाया जा रहा है। भारी नुकसान हुआ और ऐसे गरीब लोग हैं, कई लोगों के घर परिवारों में शादी ब्याह थे, इनके जेवर जवाहरात, किसी के इलाज के लिए किसी ने पैसे रखे हुए थे वो भी सब बह गए, मकान बह गए, लोगों के मकानों में मलबा आ गया, बहुत माली नुकसान हुआ है। लेकिन ये कलयुग का राज है, अंधा राज है कि माना कैसे है कि नजूल वासी जो सबसे गरीब जनता है इस प्रदेश की, अगर उसके घर में आपदा आ जाए तो मानक नहीं है। 5,000 का चेक फिलहाल पकड़ा दिया गया प्रशासन की तरफ से। मैं मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि जिन जिन के मकान बहे हैं उनको 5-5 लाख रुपए की धनराशि तुरंत अवमुक्त वो कराएं। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की तैनाती करने जा रहा है। स्वास्थ्य सचिव आर राजेश के मुताबिक स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के चयन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पिछले दिनों इंटरव्यू के बाद 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की नियुक्ति की गई है, जिन्हें 10 क्षेत्रों में भेजा गया है। जल्द ही अन्य चिकित्सक राज्य को मिलेंगे। देखिए, उत्तराखंड में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की नियुक्ति को लेकर हम लोगों ने यूकोटी पे योजना लागू की है और ये योजना लगभग 6 महीने से चल रहा है और इसके तहत हमें 20 से भी ज़्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स मिले हैं। 2 राउंड ऑफ हम लोगों ने इंटरव्यूज कर दिए हैं। जैसे मैं बता रहा था, 20 डॉक्टर्स हमें मिले हैं और दूरस्थ से दूरस्थ जनपद में हमें ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स मिले हैं। गौरीकुंड भूस्खलन घटना में लापता लोगों की तलाश अब भी जारी है, जिनकी खोजबीन के लिए रेस्क्यू कार्य किया जा रहा है। रेस्क्यू के 7वें दिन अभियान दल को सफलता हाथ लगी है। खोजबीन के दौरान 2 शव बरामद कर लिए गए हैं और इस शव की शिनाख्त भी कर दी गई है। इस घटना में पहले 3 शव मिल चुके हैं। रेस्क्यू दल को कुल अब तक 4 शव बरामद हुए हैं और वहीं आईजी गढ़वाल ने बताया कि शवों के रेस्क्यू करने में टीमों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस समय लगातार बारिश हो रही है। बिल्कुल, जब बरसात हो रही है तो निस्संदेह फिर उसके बाद पानी का लेवल बढ़ जाता है, विजिबिलिटी कम हो जाती है, तो ऐसे में रेस्क्यू कर पाना संभव नहीं हो पाता है। अगर पानी कम हो जाएगा तो फिर स्वतः ही वो काफ़ी उसकी तलहटी दिखने लगेगी और वहाँ के जो बोल्डर है, पिलर है या जो भारी भरकम पत्थर है वो हटाने में भी आसानी होगी। यदि उसके नीचे कोई बॉडी वगैरह दबा पड़ा है तो वो भी स्पष्ट आसानी से दिखेगा और हम उसको सर्च कर सकेंगे। उत्तराखंड में देहरादून समेत 5 जिलों में मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक देहरादून सहित नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और पौड़ी में भारी बारिश की आशंका है, जिसे देखते हुए लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि लगातार हो रही बारिश के कारण प्रदेश भर के संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं भी हो रही हैं, जिसकी वजह से राज्य में कई सड़कें बंद है। आवाजाही में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन की टीम किसी भी आपदा की स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। एसडीआरएफ की टीम हर वक्त अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो रेनफॉल एक्टिविटी चल रही है, नॉर्मल भी मिल रही है और कंटिन्यूस रेन चल रही है। जुलाई में तो हमारा एक्सेस में था ही था, तो कहीं ना कहीं जो क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट है वो बिल्कुल अगस्त में और भी ज़्यादा दिखने को मिल जाता है। तो जो लैंडस्लाइड की चीज़ें हैं वो तो देखने को मिल ही रही है, जगह जगह पे मिल रही हैं। और इसी तरह जो जल स्तर भी है, बढ़ा हुआ है सभी नदियों में। और साथ में जैसे मैं बोला, जब इंटेंस स्पेल या इस तरह की एक्टिविटी मिलेंगी कहीं कहीं पर, तो फिर सडन इंक्रीज उसमें होता है। बिल्कुल, डेली जैसे अलर्ट आता है, हमारे सारे एसपीज को मैसेज कर दिया जाता है और अपने जो हमारे एसडीआरएफ है, हमारी पुलिस टीम है थानों की या डिस्ट्रिक्ट जो डिजास्टर मैनेजमेंट वाले हैं, वो कमरबंदी की स्थिति में रहते हैं। जहां से कोई सूचना आ गई तो हम रेस्क्यू के लिए। हल्द्वानी में लगातार हो रही बारिश के बाद शहर में पेयजल सप्लाई करने वाला फिल्टर प्लांट बंद हो गया है। दरअसल फिल्टर प्लांट में सिल्ट भर गई है, लिहाजा पेयजल व्यवस्था भी प्रभावित है। रोजाना हल्द्वानी शहर में पेयजल के लिए 37 MLD पानी की आवश्यकता होती है, जो कि गौला नदी पर निर्भर है। भारी बारिश के बाद गौला नदी सिल्ट आया और सिल्ट फिल्टर प्लांट में भी भर गया, जिसे साफ करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं इलाकों में टैंकर से पानी सप्लाई किया जा रहा है।
बाकी जो रेस्टोरेशन है वो वर्क समय के साथ सभी कराए जाएंगे। पानी की आपूर्ति भी बहाल कराने की व्यवस्था करी जा रही है। अभी क्योंकि प्लांट प्रभावित हुआ है, उसमें नहर में जो कैनाल है, फीडर कैनाल, उसमें भी सिल्ट भर गई है, उसमें पोकलैंड लगाई गई है। सिंचाई विभाग को भी ये निर्देश दिए हैं कि जितनी भी पोकलैंड और जेसीबी मशीनें अवेलेबल हो सकती हैं सब जगह लगाई जाएं। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य संवर्धन योजना के तहत हर न्याय पंचायत में खुलने वाले ओपन जिम में पलायन बड़ी समस्या बना हुआ है। साथ ही युवक मंगल दल और महिला मंगल दल की निष्क्रियता की वजह से भी यहां पर आपको बता दें कि ज्यादा स्थानों पर ओपन जिम नहीं खुल पाए हैं। वहीं खेल निदेशक जितेंद्र सोनकर ने बताया कि 15 दिन के अंदर युवक और महिला मंगल दल को निर्देश दिए गए कि वो धनराशि को खर्च कर ओपन जिम खोलें। निदेशक ने उम्मीद जताई है कि इन 15 दिन में आंकड़ा बढ़ेगा। देखिए, ओपन जिम का जो हमारा खोलने का जो प्रस्ताव था, प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पे एक ओपन जिम हमारा खुलना था मुख्यमंत्री स्वास्थ्य संवर्धन योजना के तहत। इसमें हमारे 7,788 न्याय पंचायत में ये लगना था, जिसमें 4,032 आपका जो था ये युवक मंगल दल और 1,789 जो है ये महिला मंगल दल के द्वारा अभी तक लगाए गए हैं। और टोटल की बात करें तो 5,821 ओपन जिम अभी तक लग चुके हैं। रुड़की नगर निगम से मेयर गौरव गोयल के इस्तीफा देने के बाद अब हरिद्वार सीडीओ प्रतीक जैन को जिला अधिकारी ने नगर निगम का चार्ज सौंप दिया है। जिसके बाद नगर निगम पहुंचे प्रतीक जैन ने कहा कि कोशिश करेंगे कि निगम क्षेत्र में आने वाले लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। निगम क्षेत्र के लोगों के साथ तालमेल बनाकर कार्य करेंगे और नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने का प्रयास किया जाएगा। आज ही मैंने ज्वाइन किया है तो मैं पहले तो खुद से ही मेरी एक्सपेक्टेशन रहेगी कि नगर निगम के जितने भी इश्यूज हैं उसको खुद पर्सनल लेवल पे अच्छे से समझ लूँ। मुझे लगता है कम से कम 8-10 दिन लगेंगे इस चीज़ को करने में। सारे डिपार्टमेंट्स का रिव्यू भी करना पड़ेगा, पार्षदों के साथ मीटिंग भी करनी पड़ेगी, कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ मीटिंग करनी पड़ेगी, जो भी हमारी वर्किंग एजेंसीज हैं उनके साथ भी मीटिंग करनी पड़ेगी। हल्द्वानी में रेलवे स्टेशन के ट्रैक नंबर 3 से रेल संचालन बंद कर दिया गया है। बता दें कि पहाड़ों में लगातार हो रही बरसात से गोला नदी उफान पर है, जिसके चलते रेलवे स्टेशन के पास भू कटाव होने से ट्रैक पर खतरा बढ़ गया है। हालात का जायजा लेने पहुंचे कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने अधिकारियों के साथ पूरे क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण कर रेलवे ट्रैक को बचाने के लिए यहां पर सुरक्षात्मक कार्य करने के निर्देश दिए हैं। कुमाऊं कमिश्नर रेलवे ट्रैक बचाने के लिए तटबंध सहित दीवार लगाने या अन्य उपाय करने के लिए उन्होंने कहा है। देखिए, ये ट्रैक नंबर 3 है जो रेलवेज का है और ये स्ट्रेच जो हल्द्वानी से काठगोदाम जाती है और इसके पैरेलल गोला नदी आप देख रहे हैं कि बह रही है। और इसमें पुराना काम रेलवेज ने कुछ किया था गेबिन स्ट्रक्चर्स का, और उसके बावजूद यहाँ पे कटा हुआ है क्योंकि जो गोला का लेवल था 56,000 क्यूसेक के आसपास था परसों जब बहुत तेज़ बारिश हुई थी। इसमें एक तो रेलवेज़ की ओर से उनके पास फंड्स अवेलेबल हैं जिनका काम चल भी रहा है प्रोटेक्शन वर्क्स का और स्पर्स का, जो अब बरसात आने पे पूरा होगा। लेकिन यहाँ पे मुख्य मुद्दा ये है कि जो गोला नदी है ये इसका चैनलाइज इस प्रकार से कराना है कि वो बीच में बहे, क्योंकि दूसरी तरफ हमारा स्टेडियम भी है, उसको भी डैमेज से बचाना है। दूसरा, बीच में जो ऑर्डर्स थे कि पुलों के 500 मीटर के आसपास बिल्कुल माइनिंग नहीं होगी, वो अपनी जगह सही है ऑर्डर। हरिद्वार पहुंची जन्म मृत्यु विभाग की निदेशक ईवा श्रीवास्तव ने नगर निगम का निरीक्षण किया। ईवा श्रीवास्तव ने निगम में मौजूद जन्म मृत्यु कार्यालय में फाइलों के रखरखाव सहित वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्हें कई खामियां मिली, जिसे सुधारने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। तो डेथ के रजिस्ट्रेशन को सुपरवाइज किया जाता है स्टेट में, तो उसका आज निरीक्षण किया गया। तो यहाँ व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर लोगों के खड़े होने के लिए शेड और बैठने के लिए पर्याप्त व्यवस्था है, और उसके अलावा सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से एप्लीकेशन लिए जाते हैं और फिर लोगों को दिए जाते हैं। तो ये सब व्यवस्थाएं काफ़ी यहाँ पर दुरुस्त पाई गई। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़क हादसों में भी इजाफा हो रहा है। बता दें कि पौड़ी में खेरालिंग के पास मैक्स हादसे का शिकार हो गया और ग्रामीण के मुताबिक पुश्ता रहने की वजह से यह हादसा हुआ। गाड़ी में 7 लोग सवार थे, जिन्हें ग्रामीणों ने बचाया। वक्त रहते सभी को अस्पताल पहुंचाया गया। अभी सुबह 9:15 बजे के करीब हमारे पास एम्बुलेंस के माध्यम से 7 मरीज आए हैं टोटल। उनमें से 3 मरीजों के फ्रैक्चर मिला है, एक्सरे करवाने पे देखा तो पाया गया फ्रैक्चर है। एक महिला है जिनके की दाहिने हाथ में फ्रैक्चर है, एक और महिला है दूसरी, उनके दाहिने पैर में फ्रैक्चर है, और एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनके रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर की संभावना लग रही है।
तो इन तीनों मरीजों को हम लोग बड़े हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इलाज के लिए रेफर कर रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में फिर गूंजा भू कानून का मुद्दा। पिछली सरकारों के फैसलों के कारण अटक रहा पेच, मगर धामी सरकार ने दिया कानून को जल्द लागू करने का आश्वासन। राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में जल्द दूर होगी डॉक्टरों की कमी। स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की चिकित्सकों की चयन प्रक्रिया। दूरदराज इलाकों में मरीजों को मिलेगी सहूलियत। गौरीकुंड भूस्खलन घटना के 7वें दिन रेस्क्यू अभियान में टीम को मिली सफलता। 20 लापता लोगों में से 2 शव बरामद। 18 लोगों की खोजबीन अब भी जारी।